हेलो एवरीवन, दिस इज़ फराज खान एंड यू आर वाचिंग खान स्टडी पॉइंट। तो बच्चों लोग, आज हम क्लास 10 का जो सैम्पल पेपर है टर्म 1 का, उसके बारे में बात करने वाले हैं, जो कि इस वीडियो का सेकंड पार्ट होने वाला है, क्योंकि हम इसके फर्स्ट पार्ट जो हम पहले ही बना के अपलोड कर चुके हैं। तो जिसने वो वीडियो ना देखी हो, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और उसको आप आई बटन पर जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन, जो कि होने वाला है आज का 31 नंबर का क्वेश्चन, क्योंकि हम बाकी के 30 क्वेश्चन जो है फर्स्ट पार्ट में कवर कर चुके हैं। तो देखते हैं। बेटा 31 जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपके स्टार्ट हो रहे हैं असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इन क्वेश्चनों को करने से पहले आपको पहले जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए होते हैं ऑप्शंस के बारे में, वो आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो देखते हैं। ए में आपका लिखा हुआ है कि अगर आपका असर्शन रीज़न दोनों ठीक हैं और जो रीज़न आपका करेक्टली एक्सप्लेन करेगा, तभी आपको ऑप्शन ए चूज़ करना है। ठीक है, और बी कब चूज़ करना है? जब असर्शन रीज़न दोनों ठीक हों लेकिन रीज़न जो है असर्शन को एक्सप्लेन ना कर रहा हो करेक्टली। और ऑप्शन सी कब चूज़ करना है आपको? जब आपका असर्शन ठीक है बट रीज़न फॉल्स है। और डी में आपका असर्शन रॉन्ग है लेकिन आपका जो रीज़न है वो ट्रू है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है असर्शन में फ्रेश मिल्क इन विच बेकिंग सोडा इज एडेड टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू सेट एज अ कर्ड। ठीक है, तो यहाँ बोला गया कि जो फ्रेश मिल्क होता है, अगर उसमें हम बेकिंग सोडा मिलाते हैं तो वो थोड़ा लंबा टाइम लेता है कर्ड की तरह सेट होने में। ठीक है, तो जो कि आपका असर्शन बिल्कुल ठीक है, टाइम ज़्यादा लगता है। रीज़न देखते हैं। बेकिंग सोडा डिक्रीजेज द pH वैल्यू ऑफ फ्रेश मिल्क टू बिलो 6। यहाँ बोला गया कि जो बेकिंग सोडा होता है वो फ्रेश मिल्क के pH वैल्यू को कम कर देता है लगभग 6 तक। तो जो कि ये आपका रीज़न जो है बिल्कुल स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग दी गई है। अब रॉन्ग क्यों है? क्योंकि आपने ये पढ़ा होगा इस चैप्टर में एसिड बेस सॉल्ट में कि जो आपका बेकिंग सोडा होता है वो नेचर वाइज बेसिक होता है, और जो भी चीज़ नेचर में बेसिक होगी यानी बेसिक होगा, वो क्या करेगा? pH वैल्यू को बढ़ाएगा, यानी कि इंक्रीज़ करेगा, ना कि डिक्रीज़। इसलिए आपका ये रीज़न रॉन्ग है। इस वजह से आपका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी होगा इसमें करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि आपका असर्शन ठीक है, रीज़न रॉन्ग है इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है 32 असर्शन में कि डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ बोला गया है कि जो डिकम्पोजिशन होता है वेजिटेबल मैटर का कंपोस्ट पिट में डालकर, ठीक है, वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, ये उन्होंने बोला है। ठीक है, तो देखते हैं। ये जो आपका असर्शन है बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन तो बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, क्योंकि एंडोथर्मिक मतलब क्या होता है? जिसमें एनर्जी लग रही हो, ठीक है ना, चाहिए हो। इसमें तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। रीज़न देखते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स ब्रेक डाउन ऑफ सिंगल रिएक्टेंट इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स। जो आपका रीज़न जो है बिल्कुल करेक्ट दिया गया है कि डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? जिसमें क्या ब्रेक डाउन होता है सिंगल रिएक्टेंट का इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स। ठीक है, यानी कि आपका असर्शन रॉन्ग है और रीज़न है करेक्ट, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 33 असर्शन में है रेजिन्स एंड गम्स आर स्टोर्ड इन ओल्ड जाइलम टिश्यू इन प्लांट्स। यहाँ बोला गया है कि जो आपका रेजिन और गम्स होते हैं वो ओल्ड जाइलम में स्टोर हो जाता है, ठीक है ना, प्लांट्स के। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, आपने पढ़ा होगा ये। ठीक है, रीज़न देखते हैं। रेजिन्स एंड गम्स फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। क्या रेजिन और गम्स वाटर मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये आपका ये रीज़न फॉल्स हो गया है, गलत हो गया, इसलिए यहाँ पर आपका क्या आंसर हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोबारा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है 34 स्काई अपीयर्स ब्लू इन डे टाइम। जो स्काई होता है, आसमान जो होता है, वो दिन के समय में ब्लू दिखाई देता है। बिल्कुल सही बात है, दिन के समय में ब्लू दिखाई देता है हमें वो। तो यानी कि आपका असर्शन ठीक है। रीज़न देखते हैं। वाइट लाइट इज़ कम्पोज ऑफ 7 कलर्स। ठीक है, इन्होंने बोला है कि जो वाइट लाइट होती है वो 7 कलर से मिलकर बनी होती है। तो यानी कि आपका ये रीज़न भी ठीक है और असर्शन भी ठीक है, दोनों ठीक है आपके। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस रीज़न ने एक्सप्लेन नहीं करा कि दिन के समय में ही क्यों ब्लू दिखता है, रात में क्यों नहीं दिखता। इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम 35, जो कि है द टेबल गिवन बिलो शोज द रिएक्शन ऑफ अ फ्यू एलिमेंट्स विद एसिड एंड बेस टू एवॉल्व हाइड्रोजन गैस। इस टेबल में क्या है? कुछ एलिमेंट्स है ए बी सी और डी नाम से, उनकी रिएक्शन आपकी दिखाई गई है एसिड और बेस के साथ में। ठीक है, तो आपको क्या बताना है? विच ऑफ दीज एलिमेंट्स फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड।
तो आपको बताना कि इन ए बी सी और डी एलिमेंट में कौन से एलिमेंट्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाएंगे। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता लेना, आपको ये पता होना चाहिए कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते क्या हैं। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जो कि एसिड और बेस दोनों के साथ में रिएक्शन करके क्या कर सकते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये बताना है। तो देखते हैं ए ने क्या एसिड का रिएक्ट नहीं करा लेकिन और बेस का रिएक्ट नहीं करा, तो ये आपका ए तो बिल्कुल नहीं होगा। बी देखते हैं, बी ने क्या एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करी है, तो आपका बी तो एकदम हो गया करेक्ट आंसर। सी देखते हैं, सी ने क्या एसिड के साथ में रिएक्ट करा है लेकिन बेस के साथ में रिएक्ट नहीं करा है, इसलिए आपका सी भी रॉन्ग हो जाएगा। और डी देखते हैं, डी ने भी एसिड और बेस दोनों के साथ में रिएक्ट करा है, तो यानी कि आपका बी और डी आपका आंसर होना चाहिए। आपको देखना है कि बी और डी किस में है, तो देखते हैं बी और डी आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी और डी वाले जो एलिमेंट है वो दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पासेज थ्रू द बॉडी। ठीक है, इन मतलब आपको बताना है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ, मतलब किस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म में जो ब्लड फ्लो होता है हार्ट से वो एक ही बार होता है एक साइकिल में। ठीक है ना, थ्रू आउट द बॉडी। तो आपको बताना, आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, ए में रैबिट पैरट टर्टल, बी में फ्रॉग क्रोकोडाइल पिजन, सी में वेल लेबियो और पेंगुइन, और डी में शार्क डॉगफिश और स्टिंग रे। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शार्क डॉगफिश और स्टिंग रे। इन्हीं तीनों के अंदर बाकी सब में से क्या होता है, ब्लड फ्लो जो होता है हार्ट से एक ही बार होता है एक साइकिल में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है व्हाट इज़ कॉमन बिटवीन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेजल्स अराउंड वॉल्स ऑफ एल्वोलाई एंड इन ग्लोमेरुलस ऑफ नेफ्रॉन। क्या कॉमन होता है एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेजल्स में और वॉल्स ऑफ एल्वोलाई में जो कि होती हैं ग्लोमेरुलस ऑफ नेफ्रॉन में। आपको बताना क्या चीज़ कॉमन है। तो देखते हैं, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोबारा से लिखा, क्या लिखा हुआ है, थिन वॉल्ड कैपिलरीज रिचली सप्लाइड विद ऑफ ब्लड। दोनों में क्या कॉमन है कि दोनों में क्या होगा, थिन वॉल्ड कैपिलरी, मतलब पतली पतली वॉल वाली कैपिलरीज होती है। इसमें क्या है, रिच क्वांटिटी में क्या होता है, ब्लड सप्लाई होता है। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 कि प्लांट्स यूज कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोसेसेस फॉर एक्सक्रीशन। प्लांट जो है बिल्कुल ही अलग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं एक्सक्रीशन के लिए एज़ कम्पेयर टू एनिमल। अगर उसको हम कंपेयर करें एनिमल से, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज़ नॉट फॉलोड बाय प्लांट्स फॉर एक्सक्रीशन। तो आपको इन चारों ऑप्शन में से ये बताना है कि कौन सा प्रोसेसेस नहीं फॉलो किया जाता है प्लांट के द्वारा एक्सक्रीशन में। तो देखते हैं, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, दे सेलेक्टिवली फिल्टर टॉक्सिक सब्सटेंस थ्रू देयर लीव्स। ये क्या है, लीव्स में से टॉक्सिक सब्सटेंस को क्या करते हैं, फिल्टर नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं बाकी। अगर आप बाकी ऑप्शन देखेंगे ए, सी और डी में, तो ए, सी और डी वाले जो ऑप्शन होते हैं वो प्लांट एक्सक्रीशन के टाइम पे कर रहे होते हैं, इसलिए ये नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 39 इफ़ द पावर ऑफ अ लेंस इज़ -4 डायोप्टर। अगर किसी लेंस की पावर -4 डायोप्टर है देन इट मीन्स दैट द लेंस इज़ अ। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो लेंस क्या होगा, इसका लेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ -25 सेंटीमीटर। अब इसका पता कैसे लगाया जाएगा कि इसका आंसर कैसे हुआ ये, तो इसका आंसर बता सकते हैं P = 1/f वाले को फॉर्मूला यूज़ करके। इसमें क्या, जो एफ की वैल्यू होगी वो मीटर में होगी, तो यहाँ पर आपकी क्या है सेंटीमीटर में है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऊपर 100 कर सकते हैं और यहाँ पे cm कर सकते हैं ये। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पर डायोप्टर माइनस में था इसलिए इसकी फोकल लेंथ भी माइनस में ही आएगी। और आपको पता है कि माइनस में फोकल लेंथ किसकी होती है, माइनस में फोकल लेंथ आपकी कॉन्केव लेंस की होती है, ना कि कॉन्वेक्स की। इसलिए आपकी कॉन्केव लेंस होगी सिया वाली और इसकी फोकल लेंथ आपकी निकल के आएगी -25 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन का। देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन है
रेज फ्रॉम सन कन्वर्ज एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, की सन से जो रेज आ रही है वो कन्वर्ज हो रही है एक पॉइंट पे 15 सेंटीमीटर ऑफ अ कॉनकेव, यानी कि कॉनकेव मिरर से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए, सो दैट द साइज ऑफ इट्स इमेज, ताकि उसकी इमेज का साइज़ क्या है, इक्वल आ जाए टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ताकि जो ऑब्जेक्ट का साइज़ था उसी के साइज़ की इमेज बन जाए। उसको कहाँ रखना चाहिए आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। अगर आप 30 सेंटीमीटर दूर रखेंगे मिरर से तो आपका क्या हो जाएगा, इमेज का साइज़ भी सेम आएगा, ठीक है, और बाकी केस में नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In which of the following groups of organisms food material is broken down outside the body and then absorbed in? इनमें से किस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म में जो फूड मटेरियल होता है वो ब्रोक डाउन होता है बॉडी के बाहर और फिर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है? तो देखते हैं, आपका ऑप्शन दिएगा, आप पढ़ सकते हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है यीस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड्स, ठीक है। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपनी बॉडी के बाहर उसका डाइजेशन करते हैं, फिर उसके बाद में उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इन अ पर्सन द ट्यूब्यूल पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज़ नॉट फंक्शनिंग एट ऑल, ठीक है। अगर किसी पर्सन में जो ट्यूब्यूल वाला पार्ट है नेफ्रॉन का वो फंक्शन नहीं कर रहा है तो व्हाट इज़ इट्स इफेक्ट बी ऑन यूरिन फॉर्मेशन, तो यूरिन फॉर्मेशन में इसका क्या इफेक्ट देखने को मिल सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरिन इज़ मोर डाइल्यूटेड, ठीक है ना। अगर ट्यूब्यूल वाला पार्ट सही से काम नहीं करेगा तो क्या है, यूरिन जो बनेगा वो डाइल्यूट हो जाएगा ज़्यादा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 43 है ये। इफ़ द रियल इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम, अगर एक कैंडल फ्लेम की रियल इमेज फाउंड बाय लेंस, ए लेंस बना रहा है, इज़ 3 टाइम्स द साइज ऑफ द फ्लेम, जो आपका साइज़ था फ्लेम का उसके 3 टाइम्स बन रही है, ठीक है ना। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द इमेज, और जो लेंस और इमेज का डिस्टेंस है वो है आपका 80 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द कैंडल बी प्लेस, तो किस पोजीशन पर रखा जाए कैंडल को फ्रॉम द लेंस, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है -80/3, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा और इसका आंसर आप लेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44। यहाँ पर आपको एक डायग्राम बना के दिखाया गया है, ठीक है। आपसे ये पूछा गया है कि वाइल लुकिंग एट द अबव डायग्राम नालिनी कंक्लूडेड द फॉलोइंग, तो इस डायग्राम को देखते हुए नालिनी ने कुछ कंक्लूड मतलब कुछ बातें बताई हैं, ठीक है ना। देखते हैं, फर्स्ट में क्या हुआ है, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी अ वर्चुअल वन, कि जो ऊपर जो डायग्राम से इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी। सेकंड बोला उन्होंने कि द रिफ्लेक्टेड रे विल ट्रेवल अलॉन्ग द सेम पाथ एज द इंसिडेंट रे बट इन अपोजिट डायरेक्शन, इन्होंने बोला कि जो रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो ट्रेवल करेगी सेम पाथ में, ठीक है, जैसे कि इंसिडेंट रे जा रही है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी वो, ठीक है ना। थर्ड इन्होंने बोला है कि द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इन्वर्टेड, इसकी जो इमेज बनेगी वो उल्टी बनेगी यानी कि इन्वर्टेड बनेगी। और फोर्थ बोला है दिस इज़ अ कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर है एंड हैंस द फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव, इसलिए इसकी फोकल लेंथ क्या है, नेगेटिव होगी, ठीक है। तो आपको बताना है कि इनमें से क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हैं। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी में क्या लिखा गया है, ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 2, 3 और 4, ठीक है। 2 जो कि है ये 2 वाली, 3 वाली और ये 4 वाली, ये तीनों स्टेटमेंट आपको करेक्ट दी गई हैं। लेकिन अब जो फर्स्ट स्टेटमेंट है द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी अ वर्चुअल वन, इसमें क्या है, जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल नहीं बनेगी बेटा, जो रियल इमेज बनती है, ठीक है ना। और जब भी रियल इमेज बनती है तो क्या आपका ऑब्जेक्ट जो बनता है वो आपका इन्वर्टेड बनता है, ठीक है। और फोकल लेंथ नेगेटिव ही होती है कॉनकेव की, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है यहाँ पे भी आपका डायग्राम बना के दिखाया गया है अलग अलग मीडियम का, ठीक है। यहाँ पर आपका रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये देखते हैं। इन द अबव डायग्राम लाइट इज़ ट्रैवलिंग थ्रू डिफरेंट मीडिया, ठीक है। इस डायग्राम में क्या है, लाइट जो है अलग अलग मीडियम में ट्रैवल कर रही है। इट इज़ नोटेड बाय अ साइंटिस्ट दैट, एक साइंटिस्ट ने ये नोट किया कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। बट एंगल 2 जो है वो लेस देन है एंगल 1 से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बी करेक्ट, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होगी। देखते हैं,
इसमें आपकी जो ऑप्शन नंबर डी वाली स्टेटमेंट है वो आपकी करेक्ट हो जाएगी। इसमें क्या लिखा गया है, मीडियम 1 एंड मीडियम 3 आर एसेंशियली द सेम मीडियम। ठीक है, इन्होंने बोला है कि जो यहाँ पर मीडियम 1 और मीडियम 3 है, मीडियम 1 और मीडियम 3 वो सेम मीडियम होंगे, ठीक है ना, बट मीडियम 2 इज़ डेंसर देन 1 एंड 3। लेकिन जो मीडियम 2 होगा वो मीडियम 1 और मीडियम 3 से ज़्यादा डेंसर होगा। ठीक है, और आप इस बात का पता कैसे लगा सकते हैं, आपको बस रेफ्रेक्शन के रूल्स पे ध्यान देना है कि जब कोई भी रे डेंसर से मीडियम में जाती है और जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो रे का क्या होता है। और अगर आपको ठीक से नहीं पता है कि क्या होता है इस केस में, तो मैंने इस चैप्टर पे पूरी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ पहले ही, तो आप इसकी मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ज़रा अब हम, जो कि है 46, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ फ्लिंट ग्लास इज़ 1.65। एक फ्लिंट ग्लास है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि एन की वैल्यू आपको दी गई है 1.65 एंड दैट ऑफ एल्कोहल, और जो एल्कोहल की है 1.36 है विद रिस्पेक्ट टू एयर। व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फ्लिंट ग्लास विद रिस्पेक्ट टू द एल्कोहल। तो यहाँ पर आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फ्लिंट ग्लास। ठीक है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि एन, फ्लिंट ग्लास को आप यानी एफ मान लीजिए। ठीक है ना, फ्लिंट ग्लास एफ और रिस्पेक्ट टू एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल के लिए आप ए मान लीजिए। ठीक है, यानी कि आपको ये निकालना है। तो आप कैसे निकाल सकते हैं, एन ए अपॉन में एन एफ। ठीक है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि आपकी क्या आएगी, आपकी वैल्यू निकल के आएगी ऑप्शन नंबर बी 1.21, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसकी वैल्यू हो जाएगी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47। यहाँ पर आपको एक लेंस का डायग्राम बना के दिखाया गया इमेज फॉर्मेशन का, कि द अबव लेंस है द फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। इस ऊपर लेंस में क्या है, इसकी फोकल लेंथ आपकी 10 सेंटीमीटर दी गई है। द ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो 2 mm है, इस प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, जो क्या है 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से रखी गई है पोल से। फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, तो आपने यहाँ पे हाइट निकालनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर आप मैग्नीफिकेशन वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आपकी वैल्यू निकल के आएगी ऑप्शन नंबर सी 4 mm। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ईजी क्वेश्चन दिए गए हैं बेटा, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। देखते हैं, एक केबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टेस्टेड फ्यू एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखिए, केबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उन्होंने टेस्ट कराया कुछ एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी गई हैं, मेलिएबल, डक्टाइल, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि मेलिएबल डक्टाइल मतलब क्या होता है, तो आप मेरी मेटल एंड नॉन मेटल वाली चैप्टर पे बनी हुई डिटेल वीडियो जाके देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं। और यहाँ पे क्या अलग अलग एलिमेंट दिए गए हैं आपको W, X, Y और Z के नाम से। ठीक है, और देखते हैं तो क्या पूछेगा, विच ऑफ द अबव एलिमेंट्स आर डिकार्डेड फॉर यूजेज बाय द कंपनी। मतलब कौन से एलिमेंट क्या है हटा दिए, डिकार्ड हो जाएंगे फॉर यूजेस बाय कंपनी के द्वारा। ठीक है, आपको बताना है। तो देखते हैं 48 में आपको आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी में आपको कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, एक्स आ रहा है, वाई आ रहा है, जेड आ रहा है। ठीक है ना, एक्स वाई और जेड। देखते हैं, क्योंकि एक्स जो है और वाई जो है दोनों के दोनों मेलिएबल नहीं, लेकिन जेड मेलिएबल है। लेकिन अगर हम डक्टाइल में देखें, एक्स और वाई दोनों के दोनों डक्टाइल भी नहीं है। ठीक है, और अगर हम बात करें जेड की, जेड क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं रखता है वो, इसलिए क्या है इन तीनों एलिमेंट्स को यहाँ पर क्या है रिजेक्ट करा गया है इस वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम, जो कि है आपका सेक्शन सी। और सेक्शन सी से आपके कौन से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, आपके केस बेस्ड आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप क्या है एक सॉल्व थोड़ी आपको दी गई है, आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखते हैं हम सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर क्या आपको क्वेश्चन दिया गया है, विच कंपाउंड इन अ टेबल रिएक्ट्स विद एसिड टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इनमें से ए बी सी और डी आपको दिए गए हैं, NaCl वगैरह ये, इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है एसिड के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिए गए हैं, फॉर्मूले दिए गए हैं, तो बताना है कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड बना सकता है। तो आपका जो उसका आंसर हो जाएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट अगर किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर कार्बोनेट है इसलिए। ठीक है, और अगर हम बाकी सब में देखें, NaCl में कार्बोनेट नहीं है, CH4 में सल्फेट है, यहाँ पर भी सल्फेट है डी वाला ऑप्शन में। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम, जो कि है हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट आर प्रेजेंट इन 135 ग्राम ऑफ सॉलिड
लेफ्ट बाय एवापोरेशन ऑफ सी वाटर, यानी कि इसमें पूछा है कि कितने ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट प्रेजेंट होगा 135 ग्राम सॉलिड, ठीक है 135 ग्राम अगर सॉलिड है तो कि बचा हुआ है एवापोरेशन ऑफ सी वाटर से। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 18 ग्राम्स, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है व्हाट इज़ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड, यानी कि सोडियम क्लोराइड के सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं बेराइन, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है, आगे भी आपको आ सकता है कि सोडियम क्लोराइड के हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम ब्राइन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ एसिड विच इज़ यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, ठीक है, कि उस एसिड की पीएच वैल्यू क्या होगी जिसका इस्तेमाल हम कॉमन सॉल्ट बनाने के लिए करते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिटवीन 1 to 3, ठीक है ना, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड आपका होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पीएच वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका एसिड कहलाएगा, ठीक है। और बाकी ऑप्शन देखें तो 6 to 8 में क्या है बहुत ज़्यादा हो गई, 8 to 10 तो बहुत ज़्यादा बेसिक हो गई, और 11 to 13 बहुत ज़्यादा बेसिक हो गई, ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 to 3 ही बचता है जो कि बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, दोबारा आपका केस बेस्ड क्वेश्चन आया है, ठीक है, ये पूरा फोटोसिंथेसिस बेस्ड पे क्वेश्चन है आपका ये टॉपिक के ऊपर। देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें 1353 क्वेश्चन में कि दिस एक्सपेरिमेंट सेटअप इज़ यूज टू प्रूव एसेंशियली ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये जो एक्सपेरिमेंट है सेटअप किया गया है इज़ यूज टू प्रूव करने के लिए कि एसेंशियली ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट ज़रूरी होती हैं। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कि कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट भी ज़रूरी होती है, ठीक है। अगला लेते हैं 54 कि द फंक्शन ऑफ की यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज़ टू एब्जॉर्ब, कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या एब्जॉर्ब करता है। 54 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये जो आपका केस बेस्ड के ऊपर आपको ऊपर जो स्टेटमेंट आपकी लिखी गई है, फ्रेज लिखा हुआ है, पैसेज लिखा हुआ है, आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको इसके आंसर देने हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट देखते हैं 5 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स शोज द करेक्ट रिजल्ट ऑफ आयोडीन टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन द लीफ फ्रॉम प्लांट एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली, यानी कि किस स्टेटमेंट में ये शो करा गया कि जो करेक्ट रिजल्ट जो है आयोडीन टेस्ट का परफॉर्म्ड ऑन द लीफ एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। तो देखते हैं 55 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि ब्लू ब्लैक कलर वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन द लीफ ऑफ वाई, कि अगर आप टेस्ट करेंगे आयोडीन टेस्ट तो क्या है जो प्लांट बी की जो लीफ है उस पर क्या ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा एंड नो चेंज इन द कलर ऑफ द लीफ ऑफ द प्लांट एक्स, और जो प्लांट एक्स की जो लीफ है उसमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि जिस भी प्लांट की लीफ पर ब्लू ब्लैक कलर आ गया यानी कि उसके अंदर स्टार्च मौजूद होता है, यानी कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, यानी कि उसके अंदर फोटोसिंथेसिस हुआ है, यानी कि इन शॉर्ट हम कह सकते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के दौरान आपके क्या बनता है स्टार्च ही बनता है, जो कि प्लांट का फूड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी फॉलोड फॉर मेकिंग द अपैरेटस एयर टाइट, ठीक है, इनमें से कौन से स्टेप्स आपके फॉलो किए जाएंगे एक एयर टाइट अपैरेटस बनाने के लिए, ठीक है। आपका 56 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि है स्टेटमेंट 1 and 3। 1 क्या है प्लेसिंग द प्लांट्स ऑन ग्लास प्लेट, ठीक है, अगर हम ग्लास प्लेट के अंदर प्लांट को प्लेस कर देंगे। और 3 में क्या है अप्लाइंग एसिलाइन टू सील द बॉटम ऑफ जार, अगर हम एसिलाइन का इस्तेमाल करें बॉटम ऑफ जार को सील करने के लिए, ठीक है। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका केस बेस्ड ही आपका आया है, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है आपका कि ये देखिए डायग्राम को ध्यान से देख लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन व्हाट कुड बी एक्स दैट शी प्लेस्ड इनसाइड द बॉक्स, मतलब जो यहाँ पर एक्स जो दिखाया गया है ये बॉक्स के अंदर, ये एक्स क्या है जो कि रखा गया है बॉक्स के अंदर टू मेक द रेज बिहेव एज शोन, ताकि क्या है जो रेज हैं वो इस तरीके से आपकी बिहेव कर रही हैं, ठीक है। देखते हैं इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि है ए पैरेलल साइडेड ग्लास ब्लॉक, ठीक है। ये जो एक्स है ये पैरेलल साइड वाला ग्लास ब्लॉक है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है रे जो है इस तरीके से आपकी बिहेव कर रही हैं। नेक्स्ट देखते हैं 58 कि शी मेजर्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर बोथ द रेज ऑन द लेफ्ट साइड
ऑफ द बॉक्स टू बी 48.6 डिग्री, कि जो लड़की है यहाँ पर नाम दिया गया शी का, कि उसने जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है दोनों रेस का, ठीक है, लेफ्ट साइड की बॉक्स के मेजर किया कि 48.6 डिग्री है। शी न्यू द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, और उसको क्या है, जो मटेरियल एक्स है ना बॉक्स के अंदर, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पता है। इनसाइड द बॉक्स वॉज 1 जो कि है 1.5। तो व्हाट विल बी द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो सकती है। तो आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं स्लेन्स लॉ वाला, यानी कि n = sin i अपॉन में sin r, इसकी वैल्यू लगा सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, जो कि आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 30 डिग्री करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या है, 48.6 डिग्री की अप्रॉक्स वैल्यू 0.75 आपको दी भी गई है पहले से, ताकि आपको क्या है कैलकुलेशन में ज़्यादा कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। 59 क्वेश्चन पे चलते हैं कि हर फ्रेंड नोटेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन फ्रॉम हिज डेमोन्स्ट्रेशन, कि उसका जो फ्रेंड है लड़की का, उसने क्या है अपनी डेमोन्स्ट्रेशन में कुछ ऑब्जर्वेशन लिखी उसने, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं 5 आपको स्टेटमेंट में बताई गई उसकी ऑब्जर्वेशन। तो विच वन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव स्टेटमेंट गिवन बिलो इज करेक्ट, ठीक है, मतलब इनमें से इन 5 सब में से कौन कौन सी कॉम्बिनेशन वाली स्टेटमेंट आपकी ठीक है, आपको ये बताना है। तो इसमें आपकी जो ऑप्शन नंबर जो डी में जो आ रही है, यानी कि 3rd और 5th, यानी कि आपकी जो है 3rd वाली जो ये है, 3rd ये वाली और ये 5th वाली, ये दोनों आपके स्टेटमेंट का करेक्ट है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें, एयर इज़ ऑप्टिकली रेयर देन ग्लास। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो एयर है वो ऑप्टिकली रेयर है ग्लास से, क्योंकि एयर का यहाँ पे क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा और ग्लास का ज़्यादा होगा, इसलिए एयर रेयर है, ग्लास डेंसर है, ठीक है। और 5th में क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस in the first medium to the ratio of the sine of angle of the refraction in the second medium gives the refractive index of the second material with respect to the first one, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक दी गई है, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। देख चलते हैं आज के फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द बॉक्स वाज मेड ऑफ अ मटेरियल, अगर जो बॉक्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट रखा गया है वो बना है आपका विद अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1.5, जिसका और उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.5 है, इस मटेरियल का अगर बना हुआ है वो, तो देन तो आपको बताना है कि इसमें आपको कौन सा स्टेटमेंट ऑप्शन आपका ठीक होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि लेटरल शिफ्ट ऑफ द रेज वुड हैव बीन लेस, तो जो लेटरल शिफ्ट होगा रेज का वो कम हो जाएगा, ठीक है। आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों लोग यहाँ पर हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे आपसे एक और नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।